हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोला जाता है। अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते किसको हैं? हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल और केवल क्या हो, कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, उनको क्या बोलते हैं हम? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज आल्सो नोन एज केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज आल्सो नोन एज केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। सबसे पहले जॉन जेकब्स बर्जेलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे। 1815 में उन्होंने क्लासिफाई किया कंपाउंड्स को। उन्होंने कहा कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक, दूसरे को बोलते हैं इनऑर्गेनिक। कंपाउंड के दो तरीके को होते हैं, एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक, दूसरे को बोलते हैं इनऑर्गेनिक। उन्होंने कहा बेसिकली वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव किए गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो डिराइव किए गए, उनको बोला गया क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे डेड प्लांट या डेड एनिमल से जो कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किए गए उनको क्या बोला गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऐसे कंपाउंड जो अर्थक्रस्ट से निकाले गए, धरती का सीना चीर कर जो निकाले गए कंपाउंड ना, उनको बोला गया क्या? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेसिकली इन्होंने बस दो ही तरह के कंपाउंड बताया कि दो तरह के कंपाउंड होते हैं भैया, एक होता है ऑर्गेनिक, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक उनको बोलेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किए गए, उनको ऑर्गेनिक बोला गया। जो अर्थक्रस्ट से निकाले गए उनको बोला गया क्या? इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन के बारे में बात की तो इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे कहा? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेसिकली ऑर्गेनिक नाम जो दिया वो उन्होंने दिया था बर्जेलियस ने। तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है लाइफ। तो लाइफ से रिलेटेड जो कंपाउंड थे उनको इन्होंने बोल दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद से कुछ टाइम के बाद इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थियरी। वाइटल फोर्स थियरी में इन्होंने क्या बोला? बर्जेलियस के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कांट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी बाय एनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। ये इनका स्टेटमेंट था जिसको हम वाइटल फोर्स थियरी के नाम से जानते हैं। कुछ टाइम के बाद फ्रेडरिक वोलर नाम के साइंटिस्ट 1828 में एक पार्टिकुलर रिएक्शंस बैठाते हैं जिसमें वो अमोनियम साइनाइड बनाना चाहते थे। अमोनियम साइनाइड कैसे बना रहे थे? सिल्वर साइनाइड और अमोनियम क्लोराइड को मिक्स करके ये इन्होंने एक रिएक्शन बैठाया जिसमें हमारा क्या फॉर्म हुआ? अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। क्या है बेटा? एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। ये एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। अब यहां पे बात करें कि एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट बना, अब ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड है तो वाटर में क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा। वहीं पर दूसरा कंपाउंड क्या फॉर्म हुआ? AgCl, जो एक प्रेसिपिटेट है, वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। तो अगर हम इसको फिल्टर कर दे तो ये हमारा जो अमोनियम साइनाइड है क्या होगा? अलग हो जाएगा। लेकिन इनको चाहिए था वो एक्वस, मॉइस्चर है ना इसके पास, तो इसको वो क्या चाहते थे? मॉइस्चर फ्री चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या? इसको हीट करना शुरू कर दिया। जैसे ही अमोनियम साइनाइड को वो हीट कर रहे हैं वैसे ही इस कंपाउंड की, इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या होती जा रही है? खत्म होती जा रही है। क्योंकि एक आयनिक सॉल्ट है तो ये क्या होगा? जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या होगा? कंडक्टिविटी शो करेगा। लेकिन जैसे ही इसको हीट करना शुरू करते हैं वैसे इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? लूज होने लगती है। अब ऐसा क्या हो रहा है कि कंडक्टिविटी क्या हो गई? खत्म हो गए। धीरे धीरे गर्म करते एक टाइम ऐसा आता है कि पूरी तरह से सॉल्यूशन कंडक्टिविटी दिखाना बंद कर देता है। ऑलमोस्ट इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। फिर उन्होंने तो ये समझा कि जो मैंने कंपाउंड अमोनियम साइनाइड बनाया, लग रहा है वो डिस्ट्रॉय हो गया। ऐसा उनके दिमाग में आया। कुछ टाइम के बाद ये पता चला नहीं, ये तो एक ऐसा कंपाउंड बना है जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट नहीं है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और वो भी कौन सा कंपाउंड? यूरिया, जो हमारे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ये कंपाउंड। तो यूरिया का नाम कार्बामाइड भी है और कार्बोनाइल डाइमाइड भी इसको बोलते हैं। तो यूरिया एक ऐसा कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक है, जो केवल और केवल एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हीट करने से बन गया। अब किसी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को अगर हीट करने से ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरेट हो जा रहा है, इसका मतलब तो ये है कि हम लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं। अगर लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं
तो ये जो स्टेटमेंट था कि लिविंग और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव किए जा सकते हैं, ये बात तो गलत हो गई। तो जो उनका एक पहला मोटिव था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही डिराइव किए जा सकते हैं, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को केवल हीट करने से ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरेट हो गया, इसका मतलब हम लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। इसके बाद से बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे सेंट पॉल बेजिया, इन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाई, बहुत सारे। अब दिमाग में आ गया ना कि हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज किया जा सकता था। तो ये एक रिवॉल्यूशन था कि हाँ भाई सबके दिमाग में आ गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये एक रिवॉल्यूशन टाइम था केमिस्ट्री में। इसमें क्या क्या चीजें हुई? वाइटल फोर्स थ्योरी हैज बीन फेल्ड, पूरी तरह से फेल हो गई। दूसरा, इट आल्सो रिप्रेजेंट डिस्कवरी ऑफ आइसोमरिज्म। ये क्या है? आइसोमरिज्म क्या होता है? ऐसे दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन प्रॉपर्टी क्या हो, अलग अलग हो, तो उनको, उस फिनोमेना को बोलते हैं आइसोमरिज्म, और इन मॉलिक्यूल को बोलते हैं आइसोमर्स। जैसे अगर यहां पर आप देखें तो ये एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जिसमें 2 नाइट्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन है। और इस कंपाउंड में भी वही है, 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन और 1 कार्बन है। तो यहां से ये पता चलता है कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, सब जितने कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल में है उतने ही इनऑर्गेनिक सॉल्ट में भी है। तो इससे ये पता चलता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के 2 या 2 से अधिक कंपाउंड भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यहां से वर्ड एक डिस्कवर हो गया, क्या? आइसोमरिज्म। तो आइसोमरिज्म की बात हम स्टार्ट कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम ऑफ ऑर्गेनिक वाज लॉस्ट। जो सिग्निफिकेंस था ऑर्गेनिक का, लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिक से निकाले जा सकने वाले कंपाउंड को हम क्या बोल सकते थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उस नाम का सिग्निफिकेंस तो ये खत्म हो गया जैसे ही ये डिस्कवर हुआ यूरिया। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं। हमारे लिए ये पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। अगर उनमें से कार्बन हाइड्रोजन के आप निकाल दो तो टोटल बच जाते हैं 116। आज के टाइम पे या पहले भी, जब से ये डिस्कवरी शुरू हुई ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर, अगर मान लीजिए कि पूरे साल में वाई कंपाउंड डिस्कवर हो रहे हैं 116 एलिमेंट को लेकर, तो केवल कार्बन हाइड्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड ऑलमोस्ट डिस्कवर हो जाते हैं 10⁻⁶ टाइम्स ऑफ वाई। इतने सारे कंपाउंड्स ये फॉर्म होते हैं। तो इनके पीछे कारण क्या है कि ये कार्बन इतने सारे कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोकार्बन के इतने सारे कंपाउंड क्यों मिल रहे हैं? कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा। तो क्या एक्चुअल में स्पेशल है हमारे कार्बन में? चलिए जानते हैं कार्बन में ऐसा क्या स्पेशल है जिसके कारण वो इतने सारे मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। इट इज ड्यू टू द स्पेशल एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन containing कार्बन बॉन्ड नोन एज कैटिनेशन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में या कार्बन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी के चलते ये बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करता है। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज। एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से, तीसरा कार्बन चौथे कार्बन से कनेक्ट हो रहा है। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कार्बन में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कार्बन के या हाइड्रोकार्बन को बहुत सारे पाए जाते हैं। जैसे कैटिनेशन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो 14th ग्रुप एलिमेंट में होती है, और उसमें भी सबसे ज्यादा किसमें होती है? कार्बन में। सिलिकॉन में उससे थोड़ी कम होती है। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम 14th ग्रुप में जाएंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, तो उनकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? कम होने लगती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कम होने लगती है। तो आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी किसके अंदर है? तो कार्बन के अंदर है। सिलिकॉन में भी होता है, लेकिन जैसे आप उसके नीचे आते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कम होने लगती है। ठीक है, इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करता है, जैसे ओपन चेन लीनियर फॉर्म करता है, ब्रांच चेन कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड ये फॉर्म करता है। इसलिए कार्बन हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। कितनी बात समझ में आई? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझने के लिए हम बात करते हैं, मुझे कुछ टूल्स चाहिए कॉपी पर रिप्रेजेंट करने के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपली ये बता दें कि कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है। फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल लिया हमने C3H6 जिसका नाम है प्रोपेन।
केवल हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते थे? क्या हम केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करके कोई केमिकल रिएक्शन दिखा सकते हैं? कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे? नहीं दिखा सकते ना। तो उसके बाद से दिया गया एक और स्ट्रक्चर फॉर्मूला जिसका नाम है कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, या फिर इसी को बोलते हैं हम एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसमें बेसिकली क्या किया गया, जितने भी एटम हैं उनको भी हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्मूले में, इस रिप्रेजेंटेशन में, और वो एटम कितने बॉन्ड बना रहा है, मतलब हर एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया गया और हर एक एटम को रिप्रेजेंट किया गया किसमें, एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूले में। जैसे इसी मॉलिक्यूल को मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, तो कार्बन कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस तरह से हम देख रहे हैं हर एक कार्बन कार्बन बॉन्ड और हर एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर दिया गया, रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो इसको बोला गया क्या, एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। लेकिन हम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे लंबे लंबे क्या होते हैं, चेन होते हैं, बहुत सारे कार्बन होते हैं। हम इस फॉर्मूले से अगर हम कॉपी में रिप्रेजेंट करें तो बहुत सारा स्पेस लेगा। तो इसके बाद एक और रिप्रेजेंटेशन दिया गया जिसको बोलते हैं हम कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। बेसिकली इस एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूले को कंडेंस कर दिया गया, जहां पर हर एक कार्बन की यूनिट, इसको एक कार्बन की यूनिट बोलेंगे, ये कार्बन की यूनिट है, ये कार्बन की यूनिट है, तो इसको कंडेंस करके लिख दिया गया। जैसे CH3, इसको CH3 को CH2 CH3, इस तरह से CH3 CH2 और CH3 में रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो बेसिकली कार्बन के यूनिट को क्या कर दिया गया, कंडेंस करके रख दिया गया। इसको बोलते हैं हम कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये कॉपी में कम स्पेस लेगा, है ना, पढ़ना थोड़ा आसान रहेगा। CH3 यूनिट CH2 यूनिट से जुड़ा हुआ है, CH3 यूनिट दूसरे CH2 यूनिट से जुड़ा हुआ है। फिर एक आता है जो मॉडर्न कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, उसमें हम हर एक कार्बन कार्बन बॉन्ड को दिखा देते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड को दिखाते हैं और कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को उसके साथ अटैच कर देते हैं। ये मॉडर्न कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। तो हमने अभी तक ये सीखा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो मॉलिक्यूल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आती है। चलिए अब बात करते हैं अदर रिप्रेजेंटेशन की। बार बार मैं मान लो कि 7 नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन है, तो आप बार बार ऐसे लिखेंगे CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH2 CH2 CH3, ऐसे लिखेंगे, टाइम लग रहा है ना। प्लस इसमें बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिख भी नहीं रहा, तो तोड़ना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो फिर नए नोटेशन की बात करते हैं। एक नया नोटेशन दिया गया, बॉन्ड लाइन नोटेशन, क्योंकि बार बार हम मॉलिक्यूल को कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा टाइम लेगा। तो टाइम को कम करने के लिए एक नया रिप्रेजेंटेशन दिया गया जिसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसमें क्या किया गया है, जो हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसको एक केवल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दिया गया। जो कार्बन कार्बन लिंकेज है उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया गया, एक बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दिया गया। जैसे यहाँ पर ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच है, तो बस इसको कार्बन कार्बन बॉन्ड से अटैच कर दिया, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड को एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया गया। कार्बन कार्बन बॉन्ड को एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया गया। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आती है। याद रखिए, कार्बन कार्बन बॉन्ड को एक लाइन से रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं किया गया। ये अंडरस्टूड है कि ये टर्मिनल वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ये अंडरस्टूड है, ये कंसिडरेशन में हमको रखना है। फिर ये बेंड पॉइंट भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2 हाइड्रोजन है। ये टर्मिनल वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, केवल एक ही बॉन्ड बना रखा है, तो इसका मतलब इस पर कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। ये हमारा अंडरस्टूड है। इतनी बात समझ में आती है। अब आते हैं, जैसे और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल है, याद रखिए कभी भी एक रिप्रेजेंटेशन से दूसरे रिप्रेजेंटेशन में जाते हैं, कभी भी कार्बन का स्केलेटन चेंज नहीं करते। स्केलेटन का मतलब जो जहां जुड़ा हुआ है वो वहीं जुड़ा रहेगा, क्योंकि हम बस रिप्रेजेंटेशन चेंज कर रहे हैं, मॉलिक्यूल चेंज नहीं कर रहे, केवल और केवल रिप्रेजेंटेशन चेंज कर रहे हैं। तो हमारा ये इस तरीके से, जैसे 4 कार्बन है इसमें,
हमारा ब्यूटेन है, 4 कार्बन है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया गया, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, कितने कार्बन हो गए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। कोई ये बोल सकता है सर हम ऐसे भी तो दिखा सकते थे, नहीं ऐसे नहीं दिखा सकते, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा ना कितने कितने बॉन्ड है, जैसे लीनियर लाइन से, इसलिए जिग जैग से रिप्रेजेंट करते हैं। एक यूनिट को जैसे दूसरा यूनिट आता है वैसे तीसरा यूनिट, फिर चौथा यूनिट, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसको देखिए, इसमें क्या है, 4 कार्बन की आपका एक चेन है, फिर एक कार्बन क्या हुआ है, ब्रांच है। तो हमने क्या किया, 4 कार्बन को बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में दे दिया और एक बॉन्ड लगा दिया यहाँ पर। ये क्या, इस कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितनी बात क्लियर है? तो बेसिकली बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन कार्बन बॉन्ड को एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया गया और कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। ये अंडरस्टूड है कि टर्मिनल कार्बन है उस पर तो 3 हाइड्रोजन है, बेंट कार्बन है तो उस पर 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि उसने 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं। इतनी बात समझ में आती है? हाँ, एक बात और, मान लीजिए ऐसा कंपाउंड है जिसमें हेटेरो एटम आ जाए, जैसे अगर मैं बात करूं CH3 CH2 CH2 OH, ये हमारा एक मॉलिक्यूल है। इसमें ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है। तो सबसे पहले तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हमने ड्रॉ कर लिया ऐसे। और ये जो लास्ट वाला कार्बन है हमारा बेटा, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन एक हेटेरो एटम है। तो हेटेरो एटम किससे बोलेंगे, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी एटम आप यूज करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हेटेरो एटम बोलते हैं। हेटेरो एटम को बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे यहां पे बात करें, अगर मैं इस कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूले का बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ करूं तो मैं क्या करूंगा, ये हमारा 3 कार्बन हो गया, ये हमारा 3 कार्बन, इस कार्बन से एक OH लगा हुआ है, तो कार्बन से लगा हुआ ऑक्सीजन है, कोई कार्बन नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, वो एक ऑक्सीजन एटम है। तो हेटेरो एटम को रिप्रेजेंट करेंगे हम। इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात क्लियर है ना सबको? चलिए आगे बात करते हैं, कुछ और मॉलिक्यूल ले लेते हैं। जैसे ये हमारा एक एल्कीन है, प्रोपीन। ये हमारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन देखिए, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, इस कार्बन से डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया और ये डबल बॉन्ड हो गया। क्लियर है ना? सबको क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो बस ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ एक कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, ये हाइड्रोजन है, ये अंडरस्टूड है कि नहीं? है ना इंटरेस्टिंग? बॉन्ड लाइन नोटेशन हमारा काम क्या कर देता है, आसान कर देता है। हम जल्दी जल्दी ड्रॉ कर सकते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बॉन्ड लाइन नोटेशन की हेल्प से। और जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो वहां पर हम लिख लेंगे, भाई चलो भाई यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ऐसे हम लिख लेंगे जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी रिप्रेजेंटेशन की। इतनी बात समझ में आती है? चलिए इस मॉलिक्यूल को देखिए, इसमें 2 कार्बन है, इस कार्बन से हमारा OH जुड़ा हुआ है, तो हमने 2 कार्बन को एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया और इससे OH लगा दिया। तो ये हमारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूले को बॉन्ड, आपको क्या आना चाहिए, किसी भी बॉन्ड लाइन नोटेशन को कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूले में कन्वर्ट करने आना चाहिए, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूले को बॉन्ड लाइन नोटेशन में रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। ये हमारा सबसे प्राइमरी टास्क होना चाहिए, ठीक है ना? तो आप कुछ मॉलिक्यूल लेकर बनाकर उसको प्रैक्टिस कर लेंगे इससे रिलेटेड कि कैसे कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूले को बॉन्ड लाइन नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं और बॉन्ड लाइन नोटेशन को कैसे कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आपके लिए 3 मॉलिक्यूल मैं आपको देता हूं ड्रॉ करने के लिए। आप ड्रॉ करिए और देखिए कि क्या बॉन्ड लाइन नोटेशन आप ड्रॉ कर पा रहे हैं। इसमें क्या है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन की एक चेन है जिससे ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। तो हमारा हेटेरो एटम लग गया ना, तो हम क्या करेंगे, 4 कार्बन की एक जिग जैग करके ऐसे बना लेंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड OH, ये हमने फंक्शनलिटी लगा दी। इस तरह से हम सभी स्ट्रक्चर को बॉन्ड लाइन नोटेशन में चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हुआ बॉन्ड लाइन नोटेशन एंड कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है ना बच्चों? चलिए आगे बात करते हैं कि
सिंस मॉलिक्यूल तो 3D होता है, अगर मुझे ये बताना हो कि हाइड्रोजन क्या यहीं पर है, नहीं, हाइड्रोजन तो यहीं पर नहीं है, हर एक कार्बन पर यहाँ पर 4 बॉन्ड है और एक कार्बन की ज्योमेट्री हमारी यहाँ पर टेट्राहेड्रल है, कार्बन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। तो एक ही प्लेन पर हर एक मॉलिक्यूल को तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, जैसे हमारा CH4 मॉलिक्यूल है। अब CH4 मॉलिक्यूल को कॉपी पर कैसे रिप्रेजेंट करें? अगर कॉपी पर रिप्रेजेंट करेंगे तो सभी चारों बॉन्ड हमें एक ही प्लेन में दिखाने पड़ेंगे, जो हमें अच्छा व्यू नहीं देगा। तो कॉपी पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें टूल लेना पड़ेगा। जैसे अगर इस मॉलिक्यूल को अगर हम ऐसे पकड़े, अगर इसको एक प्लेन मानते हो, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या है, आगे की तरफ है, और ये वाला हाइड्रोजन हमारा पीछे की तरफ है, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में। इतनी बात समझ में आती है? तो मुझे कुछ बॉन्ड टूल का यूज करना पड़ेगा जिससे हम किसी भी मॉलिक्यूल को 3D में पेपर पर रिप्रेजेंट कर सके। तो चलिए ये जानते हैं। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है हमारा 3D स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को 3D में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? जैसे CH4 मॉलिक्यूल है हमारा, इस CH4 मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए एक प्लेन में? अगर मैं कहूं कि हाँ मैंने तो रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये चारों, ऐसा लग रहा है ना कि चारों बॉन्ड इसी प्लेन में है। क्या ये चारों बॉन्ड एक प्लेन में है क्या? आप देखिए ध्यान से, ये चारों बॉन्ड एक प्लेन में है। ये एक प्लेन में है तो ये आगे की तरफ है और ये वाला पीछे की तरफ है। आप देखिए सामने से, ये आपके आगे की तरफ है और ये पीछे की तरफ है। तो हम, ये कोई सही रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है 3D, तो इसमें टूल लिया जाता है इन द प्लेन। एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये बॉन्ड इन द प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बॉन्ड इसी प्लेन में है जिसमें हम इस समय लिख रहे हैं। अगर एबव द प्लेन वाले बॉन्ड की बात की जाए तो हम उसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बॉन्ड कैसे रिप्रेजेंट होता है? अबव द प्लेन। और डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका बिलो द प्लेन को। तो अगर इसी CH4 मॉलिक्यूल को अगर हमें ड्रॉ करना हो, इसी CH4 मॉलिक्यूल को अगर हमें ड्रॉ करना हो कॉपी में, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? कुछ इस तरीके से। 2 बॉन्ड हमारा इन द प्लेन होना चाहिए, बना दिया। एक बॉन्ड हमारा बिलो द प्लेन होना चाहिए, तो हम डैश लाइन से लिखा दिए। एक बॉन्ड हमारा क्या होना चाहिए? अबव द प्लेन होना चाहिए, तो उसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ये एक 3D स्ट्रक्चर है। तो किसी भी मॉलिक्यूल का हम 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, जो कॉपी पे हमें विजिबल होगा कि हाँ चलो भाई ये बॉन्ड हमारा आगे की तरफ है, ये बॉन्ड पीछे की तरफ है और ये दोनों बॉन्ड इसी प्लेन में है। इतनी बात समझ में आती है? तो चलिए आज के लिए